नमस्कार। YouTube के सोनांचली कॉर्नर चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। अब तक आप इस चैनल पर उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 3 के समस्त भागों का वाचन सुन चुके हैं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 4 के भाग 1 का वाचन। सारा खेल ही समाप्त हो गया। इस हरे भरे घर की फिजा ही बदल गई। उछलते कुत्ते हिरन की जैसे चारों टांगे एक साथ ही कोई बांध दे। चंदन भरभरा कर बैठ गया। सूझबूझ एकदम हवा हो गई। द्वार पर रहता तो वहां की उदासी काटने लगती। घर में आता तो बिलखती हुई गुंजा मन का ढांढस ही तोड़ देती। किंतु वह समझाने लगता। समझाते समझाते वह स्वयं भी रो पड़ता। बाहर आता तो फिर वहीं अकेलापन, दुआर खंड की वही उदासी मन को बेधने लगती। यह पचीसा था जिसने आकर दुआर का काम संभाल लिया। रह रहकर चंदन को समझाता रहता, बोधता रहता। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे दिन आकर गुंजा से मिल जाते, चंदन से कह सुन जाते। श्राद्ध के बाद वह फिर आए। चंदन द्वार पर ही था। आंगन में खाट पर बैठकर गुंजा से बोले, महतारी ने बुलाया है। गुंजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह सिर झुकाए चुपचाप नीचे देखती रही। तो वैद्य जी फिर बोले, कुछ दिन के लिए चौबे छपरा चलोगी? चौबे छपरा जाके अब क्या करूंगी बाबू? तुम्हारी महतारी तुम्हें देखना चाहती है। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अब चौबे छपरा में मेरे लिए क्या धरा है? सुख इस घर में भोगा तो दुख के दिनों में नैहर जाके क्या करूंगी? थोड़े दिनों के लिए अगर चली भी चलूं तो यहां रामू चंदन को कौन देखेगा? इनको किस पर छोड़कर चलूं? रामू तो साथ चल सकता है, वैद्य जी बोले। लेकिन चंदन? वैद्य जी चुप लगा गए। तो गुंजा फिर बोली, जब इस घर पर विपत्ति आई है तो घर के सभी लोग एक ही जगह साथ रहकर भोगेंगे। अब मेरे लिए इस घर में दूसरा कौन सहारा है बाबू? मैं चंदन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। दुखी भोगने के लिए जब मैं पैदा हुई हूं तो यहां से भागकर मैं भला सुखी होऊंगी? रामू को भेजकर वैद्य जी ने चंदन को द्वार पर से बुलवाया। चंदन आया तो बोले, मैं चाहता था चंदन कि गुंजा थोड़े दिनों के लिए चौबे छपरा हो आती। तुम्हारी क्या राय है? उनका मन हो तो चली जाए, नैहर उनका है। लेकिन यह तो तैयार नहीं है। तुम कहो तो शायद तैयार हो जाए। अपना भला बुरा ये समझती हैं। मैं अब इनसे कुछ नहीं कह सकता। अब तो जैसा ये कहेंगी वैसा ही मुझको चलना है। बाहर दो बैल, दो लगहर, रामू यह घर, इनको कौन संभालेगा? यह तो अच्छी तरह यही समझ सकती हैं। मुझसे आप नाहक पूछते हैं तो किससे पूछूं चंदन? घर के मालिक एक तरह से पहले भी तुम ही रहे हो, अब हो ही गए। मालिक मलिकाओं की बात छोड़िए वैद्य जी। जो हमारी किस्मत रही है उसे देख ही रहे हैं। ऐसा भी दिन कभी देखना पड़ेगा, यह सपने में भी नहीं सोचा था। आप तो इनके बाप हैं, दुख में सहारा देने चले आए हैं। मुझे तो अपने बाप महतारी के चेहरे तक याद नहीं। हो संभाला तो भैया की गोद में। घर में दुलारने वाली मिली भौजी, सो भी न टिकी। अब तो भैया भी चले गए। बची हैं ये, सो इनको आप ले जाइए। आगे जो देखना होगा सो देखूंगा, भोगना होगा भोग लूंगा। सिर तो झुका ही है। चंदन की आंखें भर आईं। वह दूसरी ओर देखने लगा। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचो चंदन। अब गुंजा को नहीं लिवा जाऊंगा। मैं अपने मन से नहीं आया था। इसकी महतारी इसे देखना चाहती थी। मैं तो यहां आ गया, लेकिन वे कैसे आएंगी? लेकिन मैं जाकर समझा दूंगा। फिर 2-4 महीने के बाद अगर हो सके तो दिन भर को तुम ही पहुंचा आना। यहां वहां दोनों जगहों के लिए अब तो तुम ही बचे हो। वैद्य जी गुंजा को समझा बुझाकर वापस लौट गए। महामारी का प्रकोप सिराने लगा। इसके बाद भी 2-4 लोग बीमार पड़े, लेकिन बच गए। गांव का उत्साह ही जैसे ठंडा पड़ गया। सभी एक ही बयार की चपेट में चित गिरे थे, उखड़े हुए उदास चेहरे।
सबके दैनिक कार्य में बेहद शिथिलता आ गई। जामुन वाली परती में यदा कदा ही कोई बैठता, सब अपने खंड द्वार पर। गांव की फिजा ही बदल गई। चंदन और भी सुस्त हो गया। न सरे घूमने में मन लगे, न खंड द्वार पर बैठने की इच्छा हो। कभी यहां कभी वहां बैठ बैठकर दिन काटने लगा। माघ बीत रहा था। खेत में मटर और चना गोटा रहे थे। पचीसा चंदन के सिर पर सवार रहता, बार बार टोकता, समझाता रहता। चंदन, इतनी बड़ी खेती गृहस्थी बर्बाद ना करो। भौजाई और भतीजे का मुंह देखो। जो हुआ सो बीत गया। जिसको जाना था चला गया। उसके कारण जो पास है, उसकी ओर से आंखें क्यों मूंद रहे हो? ऐसी जमी हुई खेती यदि उखड़ गई तो कहीं के न रहोगे। रोने धोने और उदास रहने से कुछ नहीं मिलता। पीठ की धूल झाड़ पोंछ कर खड़े हो जाओ चंदन। आगे बहुत काम करने हैं। पचीसा के बार बार समझाने से चंदन कुछ संभलने लगा। खेत सरे घूमने लगा। काम में रुचि लेने लगा। जब तक बाहर रहता मन लगा रहता। घर आता तो गुंजा को देखकर उसका सारा धीरज छूट जाता। गुंजा जैसे फिर कुंवारी हो गई। कौन कह सकता था इस मांग में कभी सिंदूर भरा होगा। इस उम्र में तो बहुत सी लड़कियां कुंवारी रहती हैं। कभी कभी गुंजा के तीनों रूप चंदन की आंखों में नाच जाते। कुंवारी गुंजा, सुहागिन गुंजा, और अब की निस्तेज बुझी हुई मुरझाई विधवा गुंजा। चंदन भीतर ही भीतर कांप जाता। गुंजा चुप हो गई। उड़ने वाले रंगों में रंगे हुए चित्र की भांति उसके चेहरे की कांति फीकी पड़ती गई। आंखों के नीचे कुछ स्याही आने लगी। चंदन बार बार समझाता, बार बार बोधता, अक्सर अपने अंगोछे से उसकी आंखें पोंछता, लेकिन गुंजा के उतरते हुए चेहरे पर पल भर को भी ठहराव न आया। चंदन एक दिन खींच गया, तो ठीक है, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या हुआ? गुंजा ने पूछा। मेरी एक भी बात जब नहीं सुनती हो तो इस घर में रह के क्या करूंगा? तुम्हारा घर है, तुम संभालो। तो जाओगे कहां? जहां मेरा मन करेगा चला जाऊंगा। इतना अब मुझसे सहा नहीं जाता। पचीसा कहता है, भौजाई भतीजे का मुंह देखो, मन में ढांढस करो। लेकिन तुम हो कि सारा ढांढस, सारा धीरज चुटकी बजा के तोड़ देती हो। आखिर मैं पत्थर का नहीं हूं गुंजा। तुम एक मार में तिलमिला गई। मेरे सिर पर तो न जाने कितने निशान हैं। मैं ही तुम्हें दुख देती हूं। हाँ हाँ हाँ, मेरे सारे दुखों की जड़ तुम हो और कोई नहीं। अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ ही। आगे भी चाहती हो कि मैं घुट घुट के ही मर जाऊं? उससे अब सहा नहीं जाता। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। चंदन ने अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। गुंजा उठ खड़ी हुई और चंदन का सिर ऊपर उठाती हुई बोली, तो कहो, मुझे क्या कहते हो? कहना क्या है? मेरी देह छू के कहो कि अब तुम कभी न रोओगी। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी, तो चंदन ने अपनी बांह बढ़ाकर कहा, लो, मेरी देह छू के वचन दो कि अब कभी नहीं रोओगी। गुंजा चंदन की बांह छूकर बोली, लो, अब कभी नहीं रोऊंगी। चंदन बाहर चला गया। यह था उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 4 का भाग 1। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 4 के भाग 2 का वाचन। धीरे धीरे घर में स्थिरता आने लगी। गृहस्थी के काम में गुंजा मन लगाने लगी। घर एक ढर्रे पर चलने लगा। चंदन बाहर भीतर के सारे काम नियमित रूप से संभालने लगा। घर का बिखरा हुआ उदास अलस वातावरण सिमटने लगा। भारीपन कम होने लगा। खेती गृहस्थी के कामों के बारे में गुंजा चंदन बैठकर राय बात करने लगे। जिंदगी चल निकली। छपटी काटने वाली गड़ासी की धार मुरहा रही थी। सवेरे ही चंदन ने गड़ासी पचीसा को दे दी थी कि रामपुर के लोहार से जाकर पिटवा लाएगा। दोपहर को खेत से हरियरी का बोझ लेकर लौटा तो गड़ासी अपनी जगह पर न मिली। अगल बगल सभी लोग अपने अपने द्वार पर छपटी काट रहे थे। मांगता भी तो किससे? हार कर पचीसा के घर की ओर बढ़ा। बहुत दिनों बाद पश्चिम की बारी में पैर रखा था। मन में अजीब तरह की उत्सुकता भरी हुई थी। बाला को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। अब न जाने बीमारी के बाद उसका चेहरा कैसा हो गया हो। पचीसा के एक मड़ई के द्वार पर चाचर चढ़ा था। दूसरी में भीतर कोई छपटी काट रहा था।
आगे के नाद और फाटक के बीच चिकनी जमीन पर खड़े होकर चंदन ने आवाज लगाई, पचीसा। कोई उत्तर न आया। भीतर छपटी काटने का क्रम जारी रहा। खच खच की आवाज आती रही। चंदन ने फिर 2-3 बार धीरे धीरे ही आवाज लगाई, किंतु कोई उत्तर न आया। अब की बार कुछ सोचकर जोर से पुकारा, पचीसा। भीतर छपटी काटने का खच खच का स्वर रुक गया और आवाज आई, कौन है? चंदन ने जो सोचा था वही हुआ। थमे स्वर में धीरे से बोला, मैं हूं चंदन। काम क्या है? बाबू घर में नहीं है। भीतर से ही बाला बोली। चंदन रुककर कुछ सोचने लगा। भीतर भी बाहर से कुछ सुनने की ही प्रतीक्षा थी। क्या बाहर नहीं निकलोगी? चंदन ने धीरे से कहा। इतना बहुत था। बाला की बीमारी के बाद उसे पहली बार चंदन देख रहा था। हाथ पैर झाड़ छपटी काटना छोड़कर बाला बाहर निकली। चंदन सहम गया। यह कौन है? वह बाला कहां गई? हाथ पैर और मुंह पर चेचक के बड़े बड़े दाग, उस गोल गोरे चेहरे की बड़ी बड़ी 2 आंखों में से एक। बाला ने मुंह फेर लिया। अब मेरी ओर देखोगी भी नहीं? देखने दिखाने लायक अब यह देह नहीं रही चंदन। नाता बस देह देह का ही था? चंदन ने पूछा। जो चीज आंखों को बुरी लगे उससे लगाव होता ही कहां है चंदन। मन का नाता भला कौन निभाता है? तू भी यही कहती है बाला। मेरे कहने न कहने से क्या होगा चंदन? जो तुम्हारे सिर पर आ पड़ी है उसी से उबर जाओ तो बहुत है। इतना जो संभाल रहे हो तुम्हारे लिए कम नहीं है। कल शीशे में अपना मुंह देखा तो लगा कि भगवान ने मेरा हक पद छीन लिया। जब रूप ही न रहा चंदन तो भला मोह कौन देगा। अच्छा हुआ जो आ गए। बहुत दिनों से मन करता था देखने को। सोचती थी माई से कह के बुलवाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। और जब आया तो मड़ई के बाहर नहीं निकलती थी। चंदन ने बात कस दी। हाँ, यह एक आंख वाला कुरूप मुंह लेकर तुम्हारे सामने आने से थमती थी। भौजाई कैसी है? हैं? कुछ रुक कर चंदन बोला, पचीसा को गड़ासी पिटवाने को दी थी। देखो कहीं रखी है क्या? देखती हूं। बाला मुड़कर मड़ई में गड़ासी खोजने चली गई। 2-1 मिनटों के बाद गड़ासी लेकर लौटी तो चंदन बोला, कहते हैं नारियल का पानी मलने से माता के दाग बहुत जल्दी भर जाते हैं। नारियल का पानी मैं कहां पाऊंगी? मुझे कौन लाकर देने वाला है चंदन? और ये दागे भरे या न भरे, मन में अब कोई लालसा न रही। संसार में कब किसका मन भरा है? रूप का घमंड कभी मन में आया था, सो परमात्मा ने चूर कर दिया। अब तो इसी बलिहार में दिन काटने हैं। कभी कभी सुधि लेते रहोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। अगर भूल बिसार दोगे तो भी क्या करूंगी? पहले सी बात अब कहां रही। न वह मन रहा, न वह उमंग रही। बाला की आंखें भर आईं। चंदन चुपचाप बाला की ओर देखता रहा। बाला की आंख से जब तब से आंसू गिरा और उसने अपने आंचल से आंखें पोंछी तो चंदन बोला, तू अपने ही भाग्य को रोती है? घड़ी भर को भी कभी मेरी किस्मत के बारे में सोचा है? हाँ चंदन, यह तो ठीक कहते हो। आदमी इतना स्वार्थी होता है कि उसे अपना दुख दूसरे के बड़े से बड़े दुख से भी भारी लगता है। जिस दिन भाई को फूकर लौट रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था। बड़ी देर तक यही सोचती रही कि आदमी से बड़ी उसकी किस्मत होती है। अपने किए किराए से कुछ नहीं होता। और वैसा आदमी जो दूसरों के आंसू ही पोंछने के लिए बना हो, उसकी था कौन पा सकता है। चंदन जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, अभी छपटी काटनी है। चंदन लौट पड़ा। द्वार लौटते हुए चंदन का मन नए सिरे से उचट गया। जनेरा के खेत में मचान पर ही बाला बार बार आंखों के सामने खड़ी हो जाती। यह वही बाला है, लेकिन हिरनी की एक आंख कहां गई? चेहरा इतना कुरूप कैसे हो गया? भैया का चेहरा भी कितना भयंकर हो गया था। यह उनके साथ ही चला गया तो सबको एक दिन चल देना है। यहाँ का कुछ भी टिकना नहीं है, न यह रूप और न यह देह और न संसार की कोई भी चीज। तो यह माया मोह किस लिए? भौजी चली गई, भैया चले गए, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। गुंजा चली जाएगी, बाला चली जाएगी, एक एक करके सब चले जाएंगे,
सब चले जाएंगे। तो यह सब खेल है, तमाशा है। पेड़ों के नीचे से द्वार की ओर बढ़ते हुए चंदन के अगल बगल जैसे कोई गर्म बयार बह गई। सामने के खेतों की ओर निगाह गई तो देखा जैसे हल्का पीलापन छा रहा था। खेत पकने लगे। हरी भरी यह सरे सूख कर झंझना जाएगी। खेत कट जाएंगे। लहलहाती हुई यह धरती एक दिन सुनसान उजाड़ हो जाएगी। चंदन द्वार पर तो पहुंच गया, लेकिन मन में एक अजीब सी उचटन और अनिच्छा भर गई थी। भाई की मौत के बाद से वह जैसे चकोह में पड़कर नाच रहा था, आज जैसे एकाएक किनारे लग गया और आंखों के सामने का सब कुछ अपने असली रूप में साफ साफ दिखाई देने लगा। यह था उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 4 का भाग 2। अब सुनिए खंड 4 के भाग 3 का वाचन। फागुन लग गया। 10 दिन जाते जाते वैद्य जी फिर आए। गुंजा को 2-4 दिन के लिए ही चौबे छपरा ले जाने की चंदन से विनय करने लगे। गुंजा पासी में धरती पर बैठी हुई थी। वैद्य जी ने चंदन से फिर पूछा, क्या कहते हो चंदन? देखिए वैद्य जी, हमने तो आज तक एक बार भी मना नहीं किया। मैंने तो बीच में इनसे 2-3 बार कहा कि जाओ चौबे छपरा एक बार हो आओ, महतारी देखने को छछनती होंगी, लेकिन इनके गुमसुम चेहरे के आगे अब मेरी एक भी नहीं चलती। अब आप आ ही गए हैं तो अधिक नहीं 10 दिन के लिए इनको लेते ही जाइए, पर इसे आगे न रखिएगा, नहीं तो फगुआ बीता की कटाई शुरू हुई और आप जानते ही हैं कि अब सारा भार इसी देह पर है। मैं खेत देखूंगा कि रोटी पानी। वैद्य जी प्रसन्न हो गए। चंदन ने गांव की असवारी ठीक कर दी। गुंजा रामू को लेकर चौबे छपरा चली गई। चंदन नितांत अकेला हो गया। दिन में बगल की चाची के घर खा लेता, रात में द्वार पर ही कभी लिट्टी लगा लेता, कभी फुटेहरी, कभी भरपेट दूध ही पीकर रह जाता। उसकी जरूरत से बहुत अधिक दूध दोनों जून बच जाता था। कभी किसी के घर दे आता, कभी पचीसा ले जाता। घर में ताला बंद कर दिया तो फिर गया ही नहीं। रामू और गुंजा के चले जाने के बाद सूनापन तो जरूर लगने लगा, लेकिन चंदन को यह सूनापन कुछ अच्छा भी लगा। शांत निश्चिंत होकर वह द्वार पर पड़ा रहता। सांझ सवेरे जानवरों को खिलाने पिलाने में बीत जाता। बाकी समय में फुर्सत और अकेलापन। इस अकेलेपन में मन को उबाने वाली उदासी न होती, बल्कि उसे सोचने समझने का एक हल्का सा सुख मिलता, विरक्तता का सुख। चंदन के मन में नए सिरे से कुछ भरने लगा। यह माया मोह कुछ नहीं है। ब्याह शादी का झंझट सब बेकार है। जो आश्रित हैं बस उन्हें पार लगा दो। घर गृहस्थी बढ़ाना एकदम व्यर्थ है। चंदन ने निश्चय किया कि वह अपना ब्याह नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं। गुंजा को गए 10 दिन हो गए थे, किंतु चौबे छपरा से कोई हालचाल नहीं मिला। 5 दिन और फिर भी कोई समाचार नहीं आया तो चंदन सगबगाया। फगुनहट बहने लगी थी। दिल में कुछ उदासी और रूखापन आने लगा था। खेत पियर आकर पकने लगे थे। कसकर फगुनहट बही कि खेत में डांट सूख कर झंझना गए और कटनी शुरू हुई। चंदन रोज अपने खेत देख आता कि कौन पहले काटने लायक होगा। फगुआ 10 दिन रह गया तो चंदन ने वैद्य जी के नाम एक चिट्ठी लिखी और पचीसा के हाथ भिजवा दी। सांझ को वैद्य जी गुंजा और रामू को लेकर आ गए। गुंजा दुबरा गई थी। 15-20 दिन में यह हालत, आखिर क्या बात है? चंदन ने गुंजा से पूछा। बात मैं क्या बताऊं, 2 बार बीमार पड़ गई। क्या हुआ था? पहली बार तो बुखार लगा था। 3-4 दिन तक उसी में डूबी रही। फिर एक दिन चक्कर आ गया और आंगन में बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर 2-3 दिन तक खटिया पर से उठा ही नहीं गया। देह का सारा बल ही जैसे किसी ने हर लिया। अभी तो बाबू भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी गई तो ना ही न कर सके। मैं तो चिंता में सुखी जा रही थी कि तुम क्या सोचते होगे, खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, लेकिन देह के आगे मैं तो बेबस हो गई थी। खाना पीना तो चल ही जाता था। पहले 2-4 दिन तक तो अकेले रहना अच्छा लगा, लेकिन बाद में मन ही उचट गया। रामू भी चला गया था, सो अपना तो कहीं कोई दिखाई ही नहीं पड़ता था।
घड़ी दो घड़ी के लिए ही चौबे छपरा एक बार क्यों नहीं आ गए? मेरा मन नहीं लगता था। आ गए होते तो मैं चली भी आती। चौबे छपरा में मेरा अब क्या धरा है? चंदन ने एक लंबी सांस खींची। वहां जाने को अब मन नहीं करता। संबंध तो ऐसा हो गया है चौबे छपरा से कि जीवन पर्यंत आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चौबे छपरा में चोरी करते हुए ही मैं पकड़ लिया गया। खैर हटाओ इन बातों को। इन बातों में अब धरा ही क्या है? गुंजा चंदन को अपलक ताकती रही। चंदन ने बात ही मोड़ दी। गांव में कटिया करने वाले बनिहार आने लगे हैं। खेत पक चले हैं। फगुआ के बाद ठहरेंगे नहीं। कटाई लग ही जानी चाहिए। अगर कहो तो बनिहारों को बयाना दे दूं। ये सब मुझसे पूछ के होगा तो किससे पूछूं? अब कौन रह गया है? जब कोई था तभी मलिकार तुम ही थे चंदन। मुझसे पूछना हो तो इस घर के बारे में पूछा करो। खेती के बारे में मैं क्या जानती हूँ? लेकिन बनिहार आने लगे हैं और कहते हो कि फगुआ के बाद खेत ठहरेंगे नहीं। तब तो बनिहारों को बयाना देकर छेक लेना ही ठीक होगा। चंदन ने 15 बनिहारों को बयाना दे दिया। फगुआ आ गया। लेकिन इस वर्ष किसी ने भी रंग नहीं खेला। बलिहार ने होली नहीं मनाई। इस महामारी ने सबके मन का उत्साह ही हर लिया था। होली बीती। चंदन खेतों की कटाई में जुटा। बनिहारों के दल गांव की सरेह में जुट गए। खलिहानों में अनाज के बोझे टलियाए जाने लगे। अजोरिया रात में बनिहार लगभग रात भर काटते रहे। चंदन के साथ पचीसा और उसका परिवार था। चंदन ने पचीसा को एक बार मना किया कि साथ में खुद रहे, बाला और उसकी महतारी को कटाई में न लाए। लेकिन वह माना नहीं। बोला, खाने भर को अनाज मुझे मिलने लगा चंदन, तो हम बदल नहीं गए। हम अब भी तुम्हारे लिए वैसे ही हैं। तुम्हारा जो उपकार हम पर है वह इस जिंदगी में भूल नहीं सकता। हम अब भी तो बनिहार हैं। तुम्हारे खेत में काम करेंगे, मजूरी लेंगे। चंदन चुप रह गया। 10-15 दिन में कटाई समाप्त हो गई। खलिहान में बोझे गज गए। दिन को धूप में मजे की गर्मी आ गई थी। थोड़े दिनों तक बोझों को सूखने दिया गया। फिर दौरी के लिए चंदन ने गेहूं के बोझों को खुलवाया। चैत बीत रहा था। लोग दौरी कर रहे थे। गेहूं की दौरी में ही चंदन को 15 दिन लग गए। खलिहान में गेहूं भूसे के बड़े बड़े 2 टाल लग गए। फिर चना और तब सरसों की दौरी हुई। बैसाख की गर्मी और ऊपर से पछुआ। दौरी में डांठ खूब टूटने लगे। बैसाख बीतते बीतते चंदन की दौरी व सावन समाप्त हो गई। खलिहान में से अनाज घर ढोया जाने लगा। घर में खड़े हुए अनाज के कोठले और दीवार के सहारे रखे हुए बड़े बड़े मिट्टी के कूड़े जब अनाज से भर गए तो चंदन ने गुंजा से पूछा, साल भर के खर्चे से अधिक के लिए तो अनाज घर में आ गया, अब बाकी का क्या करूं? खलिहान में भी कितना अनाज है? तौल का अंदाजा तो हमें नहीं है, लेकिन जितना गेहूं घर के लिए आया है उससे 7-8 गुना जरूर होगा। 4 हिस्सा जौ होगा। पचीसा कह रहा था कि 20 मन चना होगा, 10 मन अरहर और लगभग 30 मन सरसों। बाकी और अनाज। सबके आंगन में गाड़ गड़ता है चंदन। देख के साध लगती है। हमारा आंगन सोना लगता है। कहो तो गाड़ गड़वा दो। हाँ, खलिहान का आधा अनाज गाड़ में डलवा दो, बाकी बेच दो। लेकिन इतना अनाज होगा क्या? यह भी पूछने की चीज है। घर में परोजन पड़ेंगे, तुम्हारा ब्याह होगा, खाने वाले मुंह बढ़ेंगे। तुम भी सपने देखने लगी। चंदन कुछ हंसकर बोला, आंगन में गाड़ की तुम्हारी साध है तो पूरी हो जाएगी, बाकी तो मन का मोदक फोड़ना है। चंदन बाहर निकल आया। शायद देखकर 2-4 रोज के भीतर आंगन में गाड़ गड़ गया। गुंजा का मन हुलस गया। बाकी अनाज खलिहान से ही चंदन ने बेच दिया। खलिहान से अनाज उठ गया। साल भर माल गोरुओं के खाने लायक खोप में भूसा भर गया। तब जाकर चंदन ने चैन की सांस ली। पचीसा को उसकी मजूरी से 2 मन अधिक अनाज चंदन ने दे दिया था। सुबह जुड़ा गया था। जेठ की लू और तपन बढ़ने लगी थी। खा पी कर लोग अपनी अपनी पलानी में घुसते तो सांझ को ही निकलते। दिन भर पलानियों में ताश जमता। शादी ब्याह के देखनारू घूमने लगे थे। लोग चंदन के लिए मडराने लगे। वैद्य जी भी 2-1 लोगों के साथ आकर चंदन को दिखा गए थे।
गुंजा से चंदन के ब्याह के बारे में बात भी चलाई थी, लेकिन गुंजा ने अभी तक चंदन से कुछ नहीं कहा था। दिन में खाना खाने चंदन आया तो खाना परोस कर आगे बैठ पंखा झलती हुई गुंजा ने धीमे से कहा, अब आगे क्या होगा चंदन? चंदन ने कौर चबाते हुए गुंजा की ओर देखा। क्या करूं? आगे की कुछ सोचते हो? आगे की भगवान सोचता है, यह मेरे जिम्मे नहीं है गुंजा। जो होना है वह तो आगे आता ही जा रहा है। लेकिन अपना धर्म, धर्म उपदेश की सूझने लगी? धर्म उपदेश की नहीं, लोक लाज की बात कहती हूँ चंदन। लोग तुमसे क्या कहता है? आज नहीं कहता तो कल कहेगा। घर की परंपरा तो चलानी ही है, इसमें कोई रोक टोक तो नहीं आई। घर चल ही रहा है। लेकिन इस तरह से हम और तुम कब तक रहेंगे? गुंजा ने फिर धीमे से कहा। मेरे फेर में तुम इतनी क्यों पड़ती हो? तो किसके फेर में पड़ूं चंदन? मेरा अपना कौन है? अब मैं किसका मुंह देखूं? किससे सुख दुख की बात कहूं? तो चाहती क्या हो, खुल के कहो। मेरी ही चाह की बात नहीं है चंदन। चाह तो मेरी भगवान ने कभी पूरी ना की। मैं तो कहती थी कि मेरे नसीब में भगवान ने सुख नहीं दिया, तो मेरे कारण तुम क्यों दुख भोगो? चंदन भोजन कर चुका था। हाथ धोकर बगल में थाली सरकाकर गमछे से हाथ पोंछ दीवार से पीठ टेक बोला, अगर तुमसे मेरा ब्याह हुआ होता तो भी तुम मेरी आंखों के सामने इसी घर में रहती। सो हो ही। अब और क्या चाहती हो? लेकिन अब लगता है कि इतना ही सब कुछ नहीं है चंदन। इसके बाद के लिए हम तुम नहीं रहे। देह की भूख प्यास भी तो होती है। मेरे लिए भगवान ने पग पग पर गड्ढे खोद ही दिए। अब तुम मुझे नहीं बचाओगे तो खड़े होने के लिए मुझे बराबर धरती कहाँ मिलेगी? मुझे तो जैसे रखोगे रहूंगी, लेकिन हम तुम दोनों से बड़ा यह कुल है, उसकी लाज है, वंश की परंपरा है। अब तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। हम तो हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हैं, यदि उस बीच कहीं हम चूक गए तो फिर यह सब कुछ उजड़ जाएगा। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा तो गुंजा बोली, मेरा मुंह न देखो चंदन, आगे की राह निकालो। चंदन के राह निकालने से यदि कभी कुछ हो सका होता तो आज यह सब न हुआ होता। अब तो जो कुछ भी होगा उसे सिर माथे पर ओढ़ने के लिए तैयार बैठा हूं गुंजा। ऐसा कह देने से अब मुझे कहां शरण मिलेगी? शरण तुम्हें वही देगा जिसने यह सब कुछ किया है, मगर सहारा तो तुम्हारा ही है। शुरू से अब तक तुम्हारा ही मुंह देख के मन को ढांढस देती रही हूं। लेकिन बाबू कभी कभी कहते थे, जो दवा कभी प्राण बचाती है वही कभी घातक भी हो जाती है। यह ठीक कह रही हो गुंजा। मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया है, लेकिन क्या करूं? भगवान ने मेरा आगच ही ऐसा बना दिया कि जिस बिरवे पर भी नजर पड़ी वहीं सूख मुरझा गया। जन्म लिया तो महतारी बाप चले गए, पोसने पालने वाले भैया चले गए, दुलारने सवारने वाली भौजी भी चली गई। कल तक जिसका भरोसा था आज उसी के लिए घातक बन गया। पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़े। बात समाप्त कर चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। इसमें रोने की क्या बात है? हो या ना हो, लेकिन मेरे भाग्य में घुट घुट के ही मरना लिखा है, तो उसे तुम कहां तक रोकोगे? जिस घर को तुमने संवारा बनाया है, चाहते हो तुम्हारे ही सामने उजड़ के उसमें आग भी लग जाए तो लगे। घर तुम्हारा है, तुम घर के मालिक हो। लेकिन एक बात सुनो चंदन, अपने कोहबर की रात मैं होश में थी, तब दीपा सत्ती की कथा भी रह रह के याद आया करती थी और सोना में पानी भरा था। लेकिन मैं सब कुछ सह गई तुम्हारी आस पर, और आज तक यही सोचती रही कि तुम्हारे ही सहारे जैसे तैसे दिन कट जाएंगे, घाव में इतनी व्यथा न होगी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अब तो तुम मेरी भी बात सुनने को तैयार नहीं हो। तुमने क्या कहा जिसे मैंने नहीं सुना? अपनी ही ओर से नहीं कहती, औरों की ओर से भी कहती हूं। 2 बार बाबू आए, दोनों बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ब्याह की बात चलाऊं। मेरा ब्याह? चंदन कुछ चौंक कर बोला, हाँ तुम्हारा ही। और तुम अगुवाई करोगी? यह भी हो सकता है। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। अभी खिलवाड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा है गुंजा। मेरे दुख से तुम्हें संतोष नहीं हुआ? अगर यह खिलवाड़ है चंदन तो ठीक है,
तुम्हारे जो मन में आए करो। तुम्हारी राह रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो अपने जीने की राह बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें दूसरे ढंग से सुख मिलता है तो वही करो। मुझे तो अब भी दीपा सत्ती की कथा भूली नहीं है। सोना में बाढ़ फिर से आएगी। और गुंजा की आंखें एकाएक मूंद गई। वह दीवार के सहारे टिक गई, दांत बैठ गए। जब धरती पर गिरने लगी तो चंदन की निगाह पड़ी। लपक कर गुंजा की गर्दन और पैर के नीचे हाथ लगा। चंदन ने उठा लिया और बगल की चारपाई पर सुलाकर मुंह पर पानी के छींटे देते हुए उसने गुंजा की नाक दबा दी। थोड़ी देर में गुंजा ने आंखें खोल दी। चंदन सिरहाने बैठ पंखे से हवा कर रहा था। हाथ उठाकर गुंजा ने मना किया, किंतु चंदन ने गुंजा को करवट लिटा दिया और पंखा हाँकता रहा। गुंजा का चेहरा एकदम पीला हो गया था। आंखों के नीचे स्याही सी भर आई थी। लगभग आधे घंटे बाद वह बैठ सकी। तो चंदन, मुझे इस घर में नहीं रखोगे? अपना ब्याह नहीं करोगे? मेरे मेरे ब्याह करने न करने से तुम्हारे यहां रहने में क्या अंतर पड़ता है? बिना तुम्हारी दुल्हन के तुम्हारे साथ मुझे अकेला कौन रहने देगा? और दूसरा ऐसा कौन सा ठौर है जहां तुम्हारे बिना मैं जी सकती हूं? गुंजा की आंखें फिर भर आई। बोलो न चंदन, मेरे लिए क्या कहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना है गुंजा। मरे की देह पर जैसे दो मन वैसे चार मन। लेकिन भैया की बरखी भी अभी नहीं हुई है और तुमने ब्याह की बात उठा दी। मैंने नहीं, बाबू जब आते हैं तो यही पूछते हैं। मैं उन्हें क्या कहूं? अब उन्हें जवाब दे दूंगी। लेकिन एक बात सुनो गुंजा, तुम्हारे गांव में मैं ब्याह नहीं करूंगा। क्यों? हर बात में सवाल न किया करो। अगर मेरा ब्याह होना है तो दूसरे गांव में ही होगा। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि चौबे छपरा में तुम्हारा ब्याह हो। ब्याह होगा, इतना ही मैं बाबू से कहूंगी। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 4 के भाग 3 का वाचन। उपन्यास कोहबर की शर्त के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।